Design and Analysis of Algorithm, Module 1, Introduction. What is algorithm? Algorithm क्या होता है? It is a step-by-step procedure to solve a particular problem. Algorithm होता है step by step procedure किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसका मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम जो होता है उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ एक प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल बाइनरी सर्च के अंदर हम लोग प्रोग्राम नहीं लिखते, उसके अंदर हम हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं करते, उसके अंदर हम मेन फंक्शन नहीं बनाते, बस सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन लिखते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग बाइनरी सर्च को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एल्गोरिदम के? तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है उसके अंदर है इनपुट। इनपुट क्या होता है आपका कि कोई इन किसी भी एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास इनपुट्स होते हैं जो हम देते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है प्रोसीजर के बाद। इनपुट होता है हमारे पास एल्गोरिदम मस्ट कंटेन जीरो और मोर इनपुट्स। एल्गोरिदम एक या एक से ज़्यादा इनपुट कंटेन करेगा, ये ज़रूरी है। और उसके बाद आएगी उसकी आउटपुट। आउटपुट क्या होती है? एल्गोरिदम मस्ट कंटेन वन और मोर आउटपुट। आउटपुट चाहे एक आए या एक से ज़्यादा है पर आउटपुट आनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास फाइनाइटनेस। एल्गोरिदम मस्ट कंप्लीट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम एक प्रॉपर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद कंप्लीट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनफाइनाइटनेस नहीं आनी चाहिए इसके अंदर कि चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिफाइनाइटनेस क्या होता है हमारे पास? द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी डिफाइंड क्लियरली। जो भी हमारे पास स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं वो हमारे पास डिफाइंड होने चाहिए। एल्गोरिदम के अंदर हम लोग ज़्यादा बड़ा एल्गोरिदम नहीं लिखते हैं, हम लोग एक शॉर्ट और इफेक्टिव एल्गोरिदम होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है हमारे पास? द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी सॉल्व सक्सेसफुली। जो स्टेप्स होते हैं वो सक्सेसफुली डन होने चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं एल्गोरिदम को? एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम डिपेंड्स अपॉन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेकन बाय द एल्गोरिदम। एनालाइज इस ऐसे होता है एल्गोरिदम की जो एल्गोरिदम होता है वो डिपेंड करता है एक टाइम के ऊपर और एक स्पेस के ऊपर। टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है एल्गोरिदम? एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ यूज होता है, इसके अंदर अगर जो हमारे पास एल्गोरिदम के अंदर मैक्सिमम टाइम लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। और अगर हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो हमारे पास जो टाइम होता है वो कम लगता है एल्गोरिदम को पूरा होने में। तो इसीलिए जो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ होता है वो वाइस वर्सा होता है। उसमें अगर टाइम ज़्यादा है तो स्पेस कम होएगा और स्पेस ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम इज नोन एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जितना भी अमाउंट ऑफ टाइम ज़रूरी होता है एल्गोरिदम के लिए उसको हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस और मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम। जितनी भी हमारे पास अमाउंट ऑफ मेमोरी या स्पेस रिक्वायर्ड होती है एल्गोरिदम के लिए उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास नोटेशंस। नोटेशन होती है हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कौन सी होती हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कॉम्प्लेक्सिटी को एल्गोरिदम के लिए। हमारे पास जो एल्गोरिदम होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम हमारा ज़्यादा टाइम और ज़्यादा स्पेस ले सकता है। हमारे पास मतलब उसका साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, एक शॉर्ट सिंपल और इफेक्टिव एल्गोरिदम होना चाहिए। और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है एल्गोरिदम की। सो देयर आर थ्री नोटेशंस। बेसिकली देयर आर थ्री नोटेशंस होती हैं जो यूज होती हैं जो बताती हैं कि जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। सो अगर ये चीज़ें भी ना सिर्फ दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर एल्गोरिदम आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो या तो वो टाइम ज़्यादा लेगा सॉल्व होने में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या फिर वो स्पेस ज़्यादा लेगा। अगर टाइम ज़्यादा लेता है
तब भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम है, अगर स्पेस ज़्यादा लेता है तब भी वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है। सो यहाँ पे 3 टाइप की नोटेशंस होती हैं, बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। पहली है बिग ओ नोटेशन। लेट एफ एन एंड जी एन आर द टू फंक्शंस। यहाँ पे जो हमारे पास दो फंक्शंस है, एक एफ एन है और एक जी एन है, इन विच जो इस वाली जो नोटेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एफ एन फंक्शन है वो हमारे पास जी एन फंक्शन के नीचे है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो हमारे पास वर्स्ट केस का फंक्शन है। इसमें क्या होता है अगर एफ एन जो है वो आपका छोटा है जी एन से, फंक्शन ऑफ एफ एन इज स्मॉलर देन द फंक्शन ऑफ जी एन, तो उसका मतलब ये है कि ये जो एल्गोरिदम है ये लेगा मैक्सिमम टाइम। अगर जो टाइम मैक्सिमम लेगा तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो केस है वो वर्स्ट केस है। सो हम इसके अंदर एक सिंपल सी चीज़ लिखते हैं कि लेट एफ एन एंड जी एन आर द टू फंक्शंस इन विच एफ एन इज इक्वल टू ओ, बिग ओ नोटेशन जी एन, read it as fn is big on of gn when fn is smaller or equal to gn, where c is any constant functions, which means that it will take maximum time to solve a particular problem, worst case। और इसको हम कहते हैं बिगो नोटेशन। सेकंड नोटेशन इज ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसके अंदर क्या होता है, ओमेगा नोटेशन को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। लेट एफ एन एंड जी एन आर द टू फंक्शंस। इसके अंदर जो एफ एन और जी एन है वो हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर अगर जो एफ एन की वैल्यू ग्रेटर है और या फिर इक्वल है जी एन के, और सी जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो बेस्ट केस होती है। ओमेगा नोटेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास बेस्ट केस है, यानी कि टाइम रिक्वायरमेंट एल्गोरिदम की कम है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिदम इज लो। और इसके अंदर जो हमारे पास सी जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। और इसके जो डायग्राम है इसके अंदर जो हमारे पास एफ एन की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और जो जी एन की वैल्यू होती है वो हमारे पास छोटी है। और यहाँ पे जो एक सी जो कांस्टेंट है वो हमारे पास मीटिंग पॉइंट है बिटवीन द एफ एन एंड जी एन का। तो इसको हम रीड करते हैं एज एफ एन एज ओमेगा ऑफ जी एन। इसको हम ओमेगा ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसके बाद थर्ड नोटेशन आती है हमारे पास थीटा नोटेशन। लेट एफ एन एंड जी एन आर द टू फंक्शंस इन विच एफ एन इज ग्रेटर, रीड इट एज एफ एन इज थीटा ऑफ जी एन। इस वाले केस के अंदर क्या होता है, ये थर्ड नोटेशन है जिसको हम थीटा नोटेशन कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये थीटा से डिनोट होती है और इसके अंदर जो एफ एन की वैल्यू है वो ना तो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है जी एन के, यानी कि वो एवरेज केस होता है। अगर हमारे पास एफ एन की वैल्यू बड़ी हो जाए जी एन से तो बेस्ट केस है, अगर एफ एन की वैल्यू छोटी हो जाए जी एन से तो हमारे पास वो वर्स्ट केस है। और हमारे पास अगर जो एफ एन की वैल्यू बिटवीन दी जी एन के हो जाए तो हमारे पास वो एवरेज केस है। इसके अंदर ना कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी ना कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। यहाँ पे जो C1 और C2 है, यहाँ पे एफ सी वन जी एन इज स्मॉलर देन एफ एन एंड एफ एन इज स्मॉलर देन जी एन। इसके अंदर जो C1 और C2 हैं वो दो कॉन्स्टेंट्स यूज हुए हैं। इसका जो डायग्राम है इसके डायग्राम के अंदर हमारे पास दो जी एन की वैल्यू आएगी और एक एफ एन की वैल्यू आएगी। एफ एन जो होगा वो बिटवीन दी टू जी एन के बीच में होएगा। C1 और C2 इसके दो कांस्टेंट है, इसको हम थीटा नोटेशन कहते हैं। एवरेज केस के अंदर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी एल्गोरिदम की वो एवरेज मानी जाएगी। इसके अंदर ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम ना ज़्यादा इजी एल्गोरिदम। तो रिकर्शन क्या होता है हमारे पास, रिकर्शन होता है, रिकर्शन इज डिफाइंड एज व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ इट इज नोन एज रिकर्शन। रिकर्शन के एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो अपने आप खुद को कॉल करता है। यूजुअली यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जब हम फंक्शंस को बनाते हैं उसके बाद हम फंक्शंस के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। जब वो उसी मतलब अपने अपने आप को कॉल करता है जब फंक्शन, उसके हम रिकर्शन कहते हैं। रिकर्शन जो होता है उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है फैक्टोरियल। उसके अंदर एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। तो अब रिकरेंस क्या होता है हमारे पास, द वर्ड रिकरेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम